नमस्कार दोस्तों। सृष्टि आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं संग्राम तोमर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने पर्यावरण से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कशन करने जा रहा हूं, जिसका नाम है कोप 28। कोप 28 जो कि अभी हाल ही में दुबई में आयोजित किया गया था, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे कि इसकी शुरुआत कैसे होती है और कब से होती है। साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि वर्तमान स्थिति में कोप 28 जो है वो सम्मेलन कितना सार्थक रहा और इसको इस सम्मेलन के जो समझौते हुए हैं इस सम्मेलन के माध्यम से वो भविष्य में हमारे जीवन पे क्या प्रभाव डालेंगे। तो यदि आप कोप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी से संबंधित सभी डिटेल डिस्कशन जानना चाहते हैं तो आज की इस क्लास में मेरे साथ बने रहिए। आपको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कितने प्रकार की होती हैं, केवल जलवायु परिवर्तन से संबंधित कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नहीं होती, और भी कई सारी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती हैं। इनमें डिफरेंस क्या होता है, इनकी शुरुआत कैसे हुई, इन सभी विषयों पे हम चर्चा करेंगे। तो देरी ना करते हुए हम चलते हैं अपनी क्लास पे। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो कि आपका संयुक्त अरब अमीरात में इसका आयोजन हुआ था, और ये आयोजन हुआ था आपका 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 के बीच। हालांकि 12 दिसंबर तक ये सम्मेलन होना था, लेकिन ये विवादों की वजह से 2 दिन और एक्स्ट्रा चला, यानी कि 12, 13 और 14 दिसंबर तक ये बढ़ा। दुबई जो है वो यूएई का शहर है, तो वहाँ पे ये सम्मेलन आयोजित हुआ था और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो सुल्तान अल जुबैर ने की थी। सुल्तान अल जुबैर जो है वो सीईओ हैं आपके एक सरकारी तेल कंपनी, जो कि दुबई की बहुत बड़ी कंपनी है, उसके सीईओ, उसकी अध्यक्षता इसकी अध्यक्षता उन्होंने की थी। ठीक है। और इन्हीं की वजह से ये सम्मेलन सफल हो पाया, क्योंकि पहली बार जो कि कॉन्फ्रेंस ऑफ 26 और 27 में कई सारे मुद्दे थे वो सुलझ नहीं पाए, लेकिन इस सम्मेलन में वो मुद्दों को सुलझाया गया और एक सार्थक समझौते पे ये दुनिया पहुंची है कि पर्यावरण की क्षति को किस तरीके से कम किया जा सके। मार्च 1995 में 1995 में पहली बार कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होती है। इससे पहले कौन से सम्मेलन होते थे इस पे भी हम चर्चा करेंगे, जो कि तुरंत बाद। लेकिन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का हमेशा से ये लक्ष्य रहा है कि पूर्व औद्योगिकरण की तुलना में जो तापमान है उसको 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम किया जाए, ताकि या रखा जाए, ताकि हम ऐसी पृथ्वी की कल्पना कर सके। और इसीलिए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 है वो आयोजित हुआ। ऑफिशियल डेट जैसे मैंने बताया कि 30 नवंबर से 12 दिसंबर थी, लेकिन विवाद की वजह से 2 दिन बढ़ी। और इसीलिए हम ये वीडियो थोड़ा सा लेट देख रहे हैं, क्योंकि मैं ये देख रहा था कि समझौते का निष्कर्ष है वो क्या निकलता है। तो इसमें क्या निष्कर्ष निकला है उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन इसके बैकग्राउंड की तरफ चलते हैं सबसे पहले कि ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी वास्तव में कहाँ से निकली और इसकी शुरुआत कैसे हुई। पूरा विश्व समुदाय 1960-70 के दशक में पर्यावरण को लेकर चिंतित हुआ, क्योंकि उस समय पर्यावरण से संबंधित जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो प्रभाव है वो विश्व के सामने आ गए थे। और इसी को लेकर यूनाइटेड नेशन ने एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जो कि पर्यावरण और विकास से संबंधित थी। तो पर्यावरण और विकास के लिए पहली बार 1972 में स्टॉकहोम स्वीडन में जो विश्व के कई सारे देश मिलते हैं, बैठते हैं और बात करते हैं। क्योंकि ये बैठक 5 जून को हुई थी, इसकी वजह से 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। आप लोग सभी जानते हैं कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। लेकिन क्यों बनाते हैं? क्योंकि पूरा विश्व समुदाय पहली बार बैठा था पर्यावरण और विकास को कैसे एक साथ साधा जाए, इसके लिए। ठीक है। इस सम्मेलन की दो महत्वपूर्ण बातें जो हैं वो हमारे सामने आती हैं। हमने एक संस्था की स्थापना की, यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, और ये संस्था, इसका मुख्यालय नैरोबी केनिया में है, जो कि पर्यावरण के संरक्षण संवर्धन के लिए एक अग्रणी संस्था है। मैं काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है पर्यावरण के विकास में। ठीक है। इसी सम्मेलन की एक सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि यहाँ पे पृथ्वी को एक माना गया, एक पृथ्वी के सिद्धांत को यहाँ पे स्वीकार किया गया। लेकिन अगर हम भारतीय संस्कृति की बात करें तो यहाँ पे काफी समय से वसुधैव कुटुंबकम की जो अवधारणा है वो सामने रही है, और वर्तमान की जो सरकार है वो इस अवधारणा को काफी बढ़ चढ़ के पेश कर रही है पर्यावरण के संदर्भ में विशेषतः। इसी सम्मेलन में एक बात और निकल के आई थी कि पूरा विश्व समुदाय जो है वो बैठेगा, कि 10 साल में हम फिर हमेशा बैठेंगे और इसी पर्यावरण और विकास पर चर्चा करेंगे। तो इसी संदर्भ में 1982 में नैरोबी केनिया में पर्यावरण की समस्या के समाधान को फिर से दोहराया जाता है। कोई विशेष चर्चा इस पर नहीं होती,
केन्या कहाँ पे है इसको मैंने नक्शा में आपके समक्ष रखा है, आप इसको एक बार जरूर वॉच करिएगा। कोई विशेष यहाँ पे नहीं निकल के आता। 10 साल बाद हम फिर बैठे, लेकिन यहाँ पे ये जो सम्मेलन है काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। 1992 का रियो डी जेनेरियो में ब्राजील में जो सम्मेलन हुआ, ये यहाँ पे जो सम्मेलन है इसको पृथ्वी सम्मेलन नाम दिया गया, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, क्योंकि पृथ्वी के संरक्षण के लिए, इसके सतत उपयोग के लिए, इसके समान वितरण, इसके संसाधनों के समान वितरण के लिए हमने पहली बार विस्तृत चर्चा की और एक एजेंडा तैयार किया 21वीं सदी के लिए। इसलिए इसको 21 जो एजेंडा 21 बोला जाता है। एजेंडा 21 काफी महत्वपूर्ण एजेंडा है, एक तरीके से कार्य योजना है। ठीक है, ये कार्य योजना है एजेंडा 21। थोड़ा इसको समझ लेते हैं, क्योंकि वैश्विक स्तर पर कौन से कार्य किए जाएंगे इसकी योजना बनानी है, राष्ट्रीय स्तर पर कौन से कार्य किए जाएंगे इसकी योजना बनाई गई इसमें, और स्थानीय स्तर पर कौन से कार्य किए जाएंगे इसकी योजना बनाई गई। वैश्विक स्तर पे ये माना गया कि ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनके उत्सर्जन को कम किया जाएगा, किसी भी स्थिति में पृथ्वी के तापमान को ना बढ़ने दिया जाएगा, पूरा विश्व समुदाय इसके प्रति सचेत रहेगा। सरकारों से ये अपेक्षा की गई कि राष्ट्रीय स्तर पे कि जब भी आप कोई भी योजना बनाएंगे तो उसमें पर्यावरण का जो ख्याल है वो आपको रखना पड़ेगा, पर्यावरण को आप प्रदूषित नहीं करेंगे। और इसके अलावा सभी राष्ट्र की सरकारों से ये अपेक्षा की गई कि स्थानीय स्तर पे हमको ज्यादा से ज्यादा जागरूकता है वो करनी पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा जागरूकता आपको लानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो स्थानीय ये परिणाम है कि अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। हमारे घरों में पहले नॉर्मल लाइट के जो बल्ब लगे रहते थे, अभी एलईडी बल्ब में चेंज हो गए। तो ये लोकल लेवल पे घरों के स्तर पे काफी परिवर्तन हो रहा है। साथ ही साथ इसमें ये भी ध्यान दिया गया कि पर्यावरण के विकास के लिए हम 3 ऐसे मुद्दे इसमें सामने आए। वो एक था बायोडायवर्सिटी का, इसके लिए सम्मेलन की बात हुई। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑफ ये कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, इसमें जलवायु परिवर्तन के लिए एक सम्मेलन की बात की गई। और यूएनसीसीडी के लिए सम्मेलन यानी कि मरुस्थलीकरण, कन्वेंशन ऑफ कॉम्पैक्ट डिजर्टिफिकेशन रोकने के लिए यहाँ पे बात हुई। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो है वो किसको कहा जाता है कि जो 1992 में जो देश थे इनने जिनने इस पे हस्ताक्षर किए उनको पार्टीज बोला गया। और ये सभी देश इन 3 विषयों के लिए सम्मेलन करेंगे। तो इन तीनों विषयों पे जो सम्मेलन होंगे वो कोप कहलाएंगे। कोप केवल कोई एक विषय पे सम्मेलन नहीं है, बल्कि 3 विषयों पे सम्मेलन है। कॉन्फ्रेंस ऑफ ये कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ये 2 साल में होता है, और यूएनएफसीसी हर साल होता है, और डिजर्टिफिकेशन के लिए भी 2 साल होता है, 2 साल में होता है। तो अभी हम चर्चा कर रहे हैं वो यूएनएफसीसी का जो फ्रेमवर्क है उसके तहत जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है वो जलवायु परिवर्तन के लिए होती है। तो इस पे अभी चर्चा की जा रही है। लेकिन 10 साल बाद एक बार फिर सम्मेलन होता है। वो कहाँ होता है? वो आपका होता है जोहान्सबर्ग में। और क्योंकि ये जोहान्सबर्ग में जो सम्मेलन हुआ वो 10 साल बाद होता है, इसलिए रियो प्लस 10 बोलते हैं इसको। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन नाम दिया जाता है क्योंकि पृथ्वी सम्मेलन का अगला सम्मेलन था। टिकाऊ विकास की अवधारणा इससे निकल के आती है। इस बात पे विशेष जोर दिया गया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे, किसी भी स्थिति में हम पर्यावरण को इतनी क्षति नहीं पहुंचाएंगे कि हमारे आने वाली पीढ़ियां जो हैं वो विकास ही ना कर पाए या विकास देख ना पाए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सीधा सा मतलब ये है कि वर्तमान पीढ़ी की सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हुए वर्तमान पीढ़ी के लिए भी संसाधनों को छोड़ा जाए। ये अवधारणा है। ये अवधारणा उपभोग की ना होते हुए संरक्षण की अवधारणा है। ठीक है, टिकाऊ विकास संरक्षण की बात करता है। तो टिकाऊ विकास की अवधारणा रियो प्लस 10 में निकल के आती है। नेक्स्ट जो सम्मेलन हुआ वो आपका होता है फिर से ब्राजील में 2012 में होता है। और ये जब 2012 में हुआ तो यूपीएससी ने भी प्रश्न पूछा, एमपीपीएससी ने इससे प्रश्न पूछा प्रीलिम्स में, बहुत ही प्रश्न यहाँ से लगातार आए। और ये 20 साल बाद होता है रियो के, तो इसलिए इसको रियो प्लस 20 बोला जाता है। और यहाँ पे तृतीय सम्मेलन भी बोला जाता है क्योंकि ये तीसरा सम्मेलन था 1992 के बाद। और हरित अर्थव्यवस्था की अवधारणा इसमें विशेष रूप से निकल के आती है। हरित अर्थव्यवस्था एक तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ही पूरक है। हरित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य ये है कि सरकार जब भी विकास करें तो पर्यावरण को विशेष ध्यान रखें, उसका संरक्षण जरूर करें। ठीक है, विकास ऐसा हो जो ग्रीन हो।
ठीक है। ऊर्जा ऐसी हो जो ग्रीन हो, सौर ऊर्जा पे ध्यान दें, पवन ऊर्जा पे ध्यान दें। पेड़ यदि आप काटते हैं तो पेड़ों को फिर से लगाएं। ठीक है, तो ये अवधारणा है वो ग्रीन इकोनॉमी की अवधारणा। इसके बाद जो सम्मेलन होता है वो 2022 में होता है, अभी हाल ही में सम्मेलन हुआ है। और ये सम्मेलन काफी महत्वपूर्ण सम्मेलन माना जाता है, क्योंकि हम फिर से स्टॉकहोम से हमने शुरुआत करी थी, स्टॉकहोम पर ही हम आ गए। और ये चौथा सम्मेलन था 1992 के बाद। इसकी सबसे बड़ी बात ये थी कि इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हरित अर्थव्यवस्था से आगे जाके बात की कि पृथ्वी को स्वस्थ रखना है अगर हम अपनी समृद्धि चाहते हैं तो। इसकी ये जो थीम थी वो यही थी, अ वेल्दी प्लानेट, द प्रॉस्पेरिटी टू ऑल आर रिस्पॉन्सिबिलिटी आर प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, +50 बोला जाता है इसको। स्टॉकहोम के 50 साल बाद इसका आयोजन हो रहा है। देखिए, पृथ्वी ही अगर बीमार है, बहुत बड़ी बात है, तो हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, और इसका उदाहरण हमारे सामने कोरोना के रूप में दिखाई देता है। कोरोना में ऑक्सीजन की कमी की वजह से आप देखेंगे लाखों लोग, बताने की आवश्यकता नहीं है कितने लोगों की मृत्यु हुई, क्या हुआ। ये पर्यावरण का ही इम्पैक्ट है। अगर ठीक से देखें तो हमारे लिए एक प्रकृति का एक ट्रेलर है जिसको हम नहीं झेल पाए। विकसित से विकसित देश जो है वो धराशायी हो गए। सबका इतना बड़ा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो खत्म हो गया, कोई कुछ नहीं कर पाया। तो पृथ्वी के सतत विकास के लिए, पर्यावरण के संरक्षण के लिए हर 10 साल में सम्मेलन हो रहा है। लेकिन जैसा मैंने बताया था कि सबसे महत्वपूर्ण सम्मेलन हुआ था, वो हुआ था रियो सम्मेलन, जो कि जिसमें ये अवधारणा निकल के आई कि 3 विषयों पर अलग-अलग सम्मेलन की आयोजना होगी। और जैसा मैंने बताया कि जो सम्मेलन 1972 में हुआ था उसको यूएनसीईडी बोलते हैं। इस सम्मेलन से जलवायु परिवर्तन के लिए यूएनएफसीसी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए यूएनसीबीडी, और आपका मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए जो आपका कॉम्पैक्ट डिजर्टिफिकेशन सम्मेलन वो आयोजित हुआ। एक एक करके इनको समझते हैं, फिर देखेंगे कि कोप 28 में क्या निष्कर्ष निकला है। इसके देखिए यहाँ पे यूएनएफसीसी, इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन, ये यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन और क्लाइमेट चेंज। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क ऑफ जलवायु परिवर्तन, ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को रोकने, कम करने के लिए इसमें बात होती है हमेशा। और ग्रीन हाउस गैसेस अब कम होंगी जब जीवाश्म ईंधन का दहन पे जो अंकुश लगेगा। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैसेज लगभग 6 ग्रीन हाउस गैसेज हैं जिनकी पहचान की गई थी कोप 3 में। और कोप 3 हुआ था 1997 में। और 1997 में जो कोप 3 हुआ था जिसमें ग्रीन हाउस गैसेस की कम करने की बात की थी उसको बोला जाता है क्योटो प्रोटोकॉल। और क्योटो प्रोटोकॉल 11 दिसंबर 1997 को होता है, लेकिन ये लागू होता है 16 फरवरी 2005 को, क्योंकि इसमें ये कंडीशन थी कि 55 देश जब तक इस पे हस्ताक्षर नहीं करेंगे तब तक ये लागू नहीं होगा। तो 55 देशों के हस्ताक्षर के बाद ये 2005 में लागू हो गया। इसमें 6 गैस जो ग्रीन हाउस गैसेस थी, इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो गैस है मीथेन, CO2, HFC, जो आपका हाइड्रोकार्बन जलवाष्प जो है वो, तो ओजोन परत, कई सारे ओजोन गैसेस, ये गैसेस ग्रीन हाउस गैसेस मानी जाती हैं। इनके उत्सर्जन पे लगाम लगाने के लिए कोप 28 दुबई में आयोजित किया जा रहा है। इसका निष्कर्ष क्या है इस पे हम अभी चर्चा करेंगे कि इसमें क्या समझौता हुआ है। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो यूएनसीबीडी है वो जैव विविधता के संरक्षण के लिए आयोजित हुआ है ताकि परिस्थिति संतुलन को बढ़ावा दिया जा सके। हर 2 साल में आयोजित होता है। पहला सम्मेलन 1994 बहामास में हुआ था। और आपका कोप 11 2012 हैदराबाद इंडिया में हुआ था, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। हालांकि अब काफी पुराना है, लेकिन एक इंफॉर्मेशन के लिए आप इसको याद रखें। कोप 15 मॉन्ट्रियल कनाडा में 15 से 17 दिसंबर 2022 के बीच में होता है जैव विविधता के लिए। अगले सम्मेलन की यदि हम बात करें तो ये सम्मेलन जो डिजर्टिफिकेशन रोकने के लिए यूएनसीसीडी जिसको बोला जाता है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ कॉम्पैक्ट डिजर्टिफिकेशन, बॉन जर्मनी में पहला सम्मेलन हुआ। सॉरी, इसका मुख्यालय है। मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए ये कार्य करता है, विशेषकर अफ्रीकी देश जो कि मरुस्थलीकरण से काफी प्रभावित देश हैं, क्योंकि वहाँ पे तापमान अधिक रहता है और सहारा डेजर्ट आपको पता होगा कि वहाँ पे सबसे बड़ा रेगिस्तान है। और उसकी वजह से वहाँ की जो पृथ्वी है वो मरुस्थल में बदलती जा रही है। ठीक है, तो इसको रोकने के लिए 1997 में रोम इटली में पहला ये कोप 1 हुआ था। और कोप 15 जो एबिडजान मई 2023 आइवरी कोस्ट में हुआ था, है ना। तो देखिए मैं आपको समझाऊं कि
यूएनएफसीसी हर साल होता है इसलिए 28 हो गए, ये 2 साल में होता है तो 15 चल रहे हैं, उसके भी 15 है यूएनसीबीडी के और इसके भी 15 सम्मेलन है। तो आपको लेटेस्ट जो अभी हुआ है यूएनसीसीडी के, देखिए प्रश्न ऐसे बन सकते हैं कि मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए जो आपका संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है वो कहाँ पे हुआ, अलग अलग जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए जो कोप 28 है वो कहाँ पे आयोजित हुआ, अलग अलग करके प्रश्न पूछा जाएगा। जलवायु परिवर्तन मेंशन करेगी अगर पीएससी प्रश्न पूछेगी या यूपीएससी प्रश्न पूछेगी, तो प्रश्न में स्पष्ट मेंशन होगा कि किसके लिए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहाँ पे आयोजित हुई और कब आयोजित हुई। तो आपको प्रीलिम्स के फैक्ट के रूप में इस प्रकार की चीजों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा और मेंस में एक सीक्वेंस के रूप में आप इसको मेंशन कर सकते हैं। हमारे समक्ष जो मुद्दा है वो ये है कि हम किस निष्कर्ष पे पहुंचे कॉन्फ्रेंस ऑफ 28 में। मैंने आपको बताया कि कॉन्फ्रेंस ऑफ 28 में सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो कोयला, तेल और गैस जो है उसके दहन को प्रतिबंधित किया जाए, ये जो फ्यूल है उनको प्रतिबंधित किया जाए ताकि जो ग्रीन हाउसेस गैसेस हैं उनको कम किया जा सके। देखिए अभी आपको एक यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँ तो ये कि ये समझौता हो चुका है और ये बड़ी उपलब्धि है पूरे विश्व के लिए, और इसमें ये बोला गया है कि 2050 तक हम नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, मतलब हम कोई भी कार्बन उत्सर्जन नहीं करेंगे। और साथ ही साथ इसमें यह भी बोला गया है कि 2030 तक जो उत्सर्जन है उसमें नवीकरणीय ऊर्जा का 33% यानी कि एक तिहाई भाग जो है वो नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में हमको अपनाना है प्रत्येक देश को 2030 तक। साथ ही साथ 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड लक्ष्य की जो बात हम कर रहे थे उसको दोहराया गया है, लेकिन इसमें एक बात की गई है कि कार्बन उत्सर्जन रोकने के साथ साथ हमको कार्बन कैप्चरिंग पे ध्यान देना पड़ेगा। कार्बन कैप्चरिंग एक टेक्नोलॉजी है जिसमें CO2 को उत्सर्जित होने से पहले अलग करके रोक दिया जाता है। तो ये सम्मेलन हो चुका है। तो जो पुराने सम्मेलन में जो विवाद थे वो ये थे कि कभी कोयला को जलाने की रोकने की बात हो रही थी, उसमें मतभेद थे। फिर 27 में जो सम्मेलन हुआ था उसमें भी कुछ मतभेद थे। तो उनको न डिस्कशन करते हुए अब तो सिंपल सी बात ये है कि सभी देश सहमत हो गए हैं कि ये जो मीना का जलवा है, यानी कि मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और ओजोन, यानी कि जो ग्रीन हाउसेज गैस हैं, इनका जो मीना का जलवा, इनको कम किया जाए ताकि हमारा जलवा जो है वो बना रहे। ठीक है, तो कोप 26 और कोप 26 जो कि ग्लासगो ब्रिटेन में हुआ था और कोप 27 मिस्र में हुआ था, इनके विवाद को कोप 28 में क्या कर लिया गया है, सुलझा लिया गया है। और ये क्या समझौता निकल के आया, निष्कर्ष क्या निकल के आया, निष्कर्ष ये कि 2050 तक हम इसको नेट जीरो पे पहुंचेंगे, 30 तक एक तिहाई जो नवीकरणीय ऊर्जा की बढ़ावा देंगे। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम भारत की बात करें तो भारत देखिए यहाँ पे भारत का रुख सभी देशों के साथ पहले भी था। हम पहले भी चाहते थे कि उत्सर्जन को कम किया जाए। ठीक है, धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से जो ईंधन है, जीवाश्म ईंधन है, उसको कम किया जाए। इसका उदाहरण है कि हमने कोप 28 में पेरिस जो जलवायु संधि है उसको भारत की ही देन माना जाता है। इसमें हमने INDC का फॉर्मूला हम ही ने दिया था और सौर गठबंधन जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस हम ही ने किया था। तो भारत तो पहले से ही इस पे कार्यरत है। जो समझौता अभी निकल के आया उसमें भारत की अग्रणी भूमिका है। ठीक है, तो भारत ने लेकिन जो उपलब्धि की है वो ये है कि 2015 से 19 के बीच में GDP की तुलना में जो उत्सर्जन तीव्रता तो कम करनी थी 33% हमको 2030 तक, उसको हमने पहले ही प्राप्त कर लिया है 11 साल पहले। और जो गैर जीवाश्म ईंधन के जो स्रोत हैं, मतलब जो नवीकरणीय ऊर्जा से हमको 40% जो ऊर्जा दक्षता बढ़ानी थी, विद्युत क्षमता, वो हमने 9 साल पहले प्राप्त कर ली है। ये भी हमें 2030 तक प्राप्त करना था। तो भारत कई देशों से बहुत आगे है। हमने इस लक्ष्य की प्राप्ति लगभग कर ली है। लेकिन इस सम्मेलन की अगर हम ओवरऑल व्यू करें तो कोप 28 मैंने लगभग शुरुआत से आपको बता दिया कि UNFCC के माध्यम से ये 1992 से संचालित हो रहा है। और इसके निष्कर्ष के रूप में यदि आपसे एक समराइज करें तो विकसित देशों को क्या मिला, विकासशील देशों को क्या मिला और जो द्वीपीय राष्ट्र है उनको क्या मिला। क्योंकि तो विकसित देशों पे जो फंडिंग का दबाव रहता है वो इस सम्मेलन में नहीं हुआ। विकसित देशों को ये आजादी दी गई कि आप फंडिंग ना देने के लिए स्वतंत्र हैं, आप चाहें तो फंडिंग करें और आप ना चाहें तो फंडिंग ना करें, इसकी पूरी स्वतंत्रता दी गई।
विकासशील देशों को भी ये बोला गया कि आपको भी ग्रीन हाउस गैसेज उत्सर्जन के लिए कोई दबाव नहीं है, लेकिन आपको कम करना पड़ेगा। धीरे-धीरे आपको इन जीवाश्म ईंधनों से पीछे हटना पड़ेगा। लेकिन इसमें द्वीपीय देशों की चिंता को शामिल नहीं किया गया, क्योंकि उनकी ये मांग थी कि समुद्र का बढ़ता हुआ तेजी से जल स्तर हमारे देश के लिए खतरनाक है। कई सारे समुद्री देश जो है वो डूब रहे हैं। तो उनके लिए यहाँ पे कोई चिंता को शामिल नहीं किया गया, क्योंकि वो काफ़ी मुखर रूप से फंड की माँग कर रहे थे, जिसको विकसित देशों ने लगभग अनदेखा कर दिया है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन निष्कर्ष के रूप में ये सम्मेलन काफ़ी सफल माना गया, और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत महत्वपूर्ण है कि देखिए, अगर 2023 में हम बैठे हैं, आगे आने वाले 26-27 साल में आपके सामने तेल, गैस और कोयला ना हो, तो सोच के देखिए कि ये जो दुनिया है वो कितनी ग्रीन दिखाई देगी। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स दिखाई देंगे, एक अलग नज़ारा होगा। तो ये भी देखने लायक बात है। उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही हो, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो क्लास है वो समझ में आई होगी। मिलेंगे हम अगली क्लास में कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।